हेलो बच्चों, एआईसी लाइव में हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज है लेक्चर 4। रात के बज रहे हैं लगभग 1:45 और हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एजेंडा चल रहा था प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में डिटेल डिस्कशन बाकी था। हम लोग फील्ड ऑफ व्यू वाली बात कर चुके थे। क्या कहानी है अभी की, गौर से देखो बच्चा। स्टोरी ये है कि आपके पास एक प्लेन मिरर है। काफ़ी मोटी तगड़ी लाइन बन गई, इसे पतला करना चाहिए। ठीक है, एक ये मिरर है और ध्यान से देखो तो प्लेन मिरर है। ठीक है, इस पर एक रे आ रही है जो इंसिडेंट हो रही है, अच्छी बात है। तुरंत इस पे एरो बनाइए और फिर एक नॉर्मल बना दीजिए जहाँ पर ये रे फॉल कर रही थी वहाँ पर। ना, गुड बॉय, ये नॉर्मल बन गया। तो आप इसे बोलिए कि ये नॉर्मल है साहब। तो हमने कहा ओके नॉर्मल है, और ये एंगल अगर आई है तो डेफिनेटली ये जो रे है ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होने जा रही है। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये है इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्शन का एंगल है जो डेफिनेटली आई के बराबर ही होगा। हमने मिरर को रेस्ट पर रखा हुआ है और अपनी रे को अब मोड़ दिया है। मोड़ने का मतलब हम किसी और डायरेक्शन से रे फॉल करा रहे हैं, ये समझे। पहले सोर्स 1 था, अब ये सोर्स 2 है, यानी कि सोर्स की लोकेशन बदल दी। और ओवरऑल कहा जाएगा कि हमने अपनी इंसिडेंट रे को अल्फ़ा एंगल रोटेट करा दिया। और ये अल्फ़ा एंगल का रोटेशन देख रहे हो कि हमने क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुम चेक करो तो नॉर्मल तो वही रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही रखा है, इसी जगह पे तो फॉल करा रहे हो। तो ये एंगल कितना बचा, आई माइनस अल्फ़ा। तो लॉजिकली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी आई माइनस अल्फ़ा ही मुड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्टेड रे भी आई माइनस अल्फ़ा ही मुड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना बचेगा इनके बीच का, ये अल्फ़ा ही बचेगा, क्योंकि आई में से आई माइनस अल्फ़ा हटाओगे तो अल्फ़ा ही तो बचेगा। तो अगर मैं कहूँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 1 के बीच में कितना एंगल है तो तुम कहोगे 2i, और इसे मैं रिफ्लेक्टेड रे 2 कह रहा हूँ। और इंसिडेंट रे 2 और रिफ्लेक्टेड रे 2 के बीच में कितना एंगल है तो तुम कहोगे ट्वाइस ऑफ आई माइनस अल्फ़ा। समझ पा रहे हो कैसे सोचोगे। ये इंसिडेंट रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 1 2i का एंगल है, ये इंसिडेंट रे 2 ये रिफ्लेक्टेड रे 2 ट्वाइस ऑफ आई माइनस अल्फ़ा का एंगल है। अब कोई तुमसे कहे कि यार इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है वो चेक करते हैं। तो अगर इसको हम कह देते हैं θ1, इसको कह देते हैं θ2, तो व्हाट इज़ बेसिकली θ1 माइनस θ2, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई माइनस ट्वाइस ऑफ आई माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई माइनस ट्वाइस ऑफ आई माइनस माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा। ये कट गया, आंसर इज़ 2 अल्फ़ा। बोलो क्लियर है। ने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझो, एंगल का चेंज तो 2 अल्फ़ा आना ही था, वो तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था भैया, अल्फ़ा एंगल यहाँ से कम हुआ, अल्फ़ा एंगल यहाँ से कम हुआ, तो टोटल एंगल कितना कम हुआ, 2 अल्फ़ा। लेकिन एक बात देखो कि आपने इंसिडेंट रे को अल्फ़ा मोड़ा तो रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फ़ा ही मुड़ी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ जा रही है रे। तो यहाँ हम लिखेंगे इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय अल्फ़ा, क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय अल्फ़ा। अब कैसा अल्फ़ा, तो ये भी ध्यान देना कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है,
यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो इसे होल्ड करना। अब यहाँ पर हम कहानी को बदलने जा रहे हैं। अभी तक सीन क्या चल रहा था, ये मिरर है हमारे पास, और ध्यान से देखो कि ये मिरर है। शेड वेट कर देते हैं इस पर तो अच्छा लगेगा देखकर। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रे लाए और लाकर इसे रिफ्लेक्ट कराया और थोड़ा ये इंश्योर कराने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंश्योर कराने वाली कि जो ये हमारी डॉटेड वाली रे है नॉर्मल है। मान लेते हैं ये किसी लाइट गन से ये लाइट आ रही है, इसे हमने किसी दीवार पे फिक्स कर दिया, रिजिड कर दिया, तो ये तो फिक्स हो गई। यानी जो इंसिडेंट रे है बेसिकली वो फिक्स हो गई। लेसर लाइट से क्या, वो फिक्स है तो फिर इंसिडेंट रे भी फिक्स है। तो लॉजिकली यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है और पहले एंगल अल्फा था, आई लिख देते हैं, तो ये भी एंगल आई था। हमने अब इस मिरर की पोजीशन 1 से मिरर को रोटेट किया। कैसे रोटेट किया, मिरर को ऐसा रोटेशन दिया। ऐसा रोटेशन देने का मतलब है कि हमने मिरर को इस तरह रोटेट कर दिया। देखिए ये है मिरर का रोटेशन। अब ये मिरर की फाइनल लोकेशन है M2, दूसरा मिरर नहीं है, ये मिरर की फाइनल लोकेशन है। जानबूझ के इसको डॉटेड बना देता हूँ ताकि आपको वो पुरानी दिखाई दे। ये ओल्ड लोकेशन है और ये न्यू लोकेशन है। तो लॉजिकली अगर ये आदमी थीटा मुड़ा होगा तो इसका नॉर्मल भी तो थीटा ही मुड़ गया होगा। बात तो सही है, अगर ये थीटा मुड़ा है तो इसका नॉर्मल भी डेफिनेटली थीटा मुड़ा होगा। तो हमने एक नया नॉर्मल बनाया और इस नॉर्मल को नाम दिया कि ये N2 है। जैसे ये N1 था, ये N2 है। अगर मिरर ने रोटेशन दिखाया है थीटा का तो इसके नॉर्मल ने भी रोटेशन दिखाया होगा थीटा का। तो फिर अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस नापूं सेकेंड केस में, न्यू केस में, तो वो N2 से नापा जाएगा। तो वो चीज़ बनेगी I प्लस थीटा। क्योंकि इंसिडेंस का एंगल I प्लस थीटा हो गया है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी I प्लस थीटा ही होगा, यानी रे थोड़ी दूर जाएगी। तो फिर सिमिलरली इसे भी I प्लस थीटा कह सकते हैं। बढ़िया बात है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है कि रिफ्लेक्टेड रे अपनी पोजीशन से कितना मुड़ गई, ये एंगल जो है ना इसे हम फाई कह रहे हैं। एंड फाई इज द एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल रोटेट किया, ये बड़ी ख़ास बात है। ठीक है, तो मैंने कहा यही तो मेरा टारगेट है कि फाई बताओ कितना है। तो फाई के लिए बहुत इत्मीनान से देखना बेटा, आराम से समझ आएगा और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मुझे इन दोनों का एंगल पता करना है तो मुझे कोई तो बेस लाइन लेनी पड़ेगी। इस पूरी स्टोरी में तुमने देखा है कि जो इंसिडेंट रे है ना वो फिक्स है, तो उसे ही बेस लाइन मान लो। एक बार इंसिडेंट रे से लास्ट R2 तक जाओ और एक बार इंसिडेंट रे से R1 तक जाओ। इसे बोलो फाई 1, इसे बोलो फाई 2। तो जिसे तुम फाई कह रहे हो बेसिकली फाई 2 माइनस फाई 1 हो जाएगा। बात तो सही है। तो अब अगर मैं इंसिडेंट रे से R2 तक जाऊं तो मैं N2 को अपनी बेस लाइन मानता हूं। N2 से इधर I प्लस थीटा है, N2 से इधर कोने तक I प्लस थीटा है। तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर है वो है 2I प्लस 2 थीटा, यानी कि I प्लस थीटा प्लस I प्लस थीटा। अच्छी बात। अब मुझे कहाँ जाना है, इंसिडेंट रे से R1 तक। तो मैं N1 को अपना बेस मानता हूँ। यहाँ से पहले एंगल I था,
और यहाँ से एंगल आई था, तो 2i है। और अगर मैं इस 2i को पहले वाले एंगल से घटा देता हूँ तो मेरे पास फाई आ जाएगा। इट वुड बी i प्लस 2 थीटा माइनस 2i, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, फाई बिकम्स 2 थीटा। तो अगर आपने मिरर को घुमाया है थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 2 थीटा, प्रोवाइडेड इंसिडेंट रे फिक्स रखी गई है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंसिडेंट रे फिक्स रखी गई है, याद रखना। एक और बात देखना ध्यान से इसमें, क्या ये ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि तुमने मिरर को घुमाया है क्लॉकवाइज और रिफ्लेक्टेड रे भी घूमी है क्लॉकवाइज। ऊपर के केस में ऐसा नहीं था, ऊपर के केस में उल्टा था। इंसिडेंट रे के घूमने पर रिफ्लेक्टेड रे उल्टा घूमती है और मिरर के घूमने पर जिस डायरेक्शन में मिरर घूमता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी पर बेस्ड एक सवाल आता है, वो भी देखते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास एक बढ़िया ये सर्कल टाइप की बॉडी है, ठीक है, अच्छी बात है, होने दो। यहाँ पर हमारे पास इसके सेंटर पर एक मिरर है। मैंने कहा वेरी गुड। अब अगर घूम रहा है तो उसकी कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम से डिवाइड कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक फिक्स सोर्स से, लेट्स से कि एक फिक्स सोर्स बना देते हैं इसके लिए। फिक्स्ड सोर्स, यहाँ से एक लाइट आती है जो इसके सेंटर पे पड़ती है, तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। सबने का बढ़िया बात है। और सोर्स अभी फिक्स्ड है। ध्यान से देखो कि हमने इस मिरर को ओमेगा कांस्टेंट दे दी। सर ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी है। हमने भाई साहब घुमा दिया, उसको घुमा दिया तो कॉमन सेंस से जैसे जैसे मिरर घूमेगा, मतलब मिरर आज यहाँ है, कल ऐसे होगा, परसों ऐसे होगा, तो इससे रे इधर जाएगी, इधर से रे इधर आएगी, तो आप देखोगे धीमे 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 हमारी रे इस तरफ घूमने लग जाएगी। तो जो रे हमारी घूम रही है इस तरफ, यानी कि जो ब्राइट स्पॉट घूम रहा है जिसे पी पॉइंट कह रहे हैं, उस सेंटर के अबाउट इस पी पॉइंट का ओमेगा पता करना है, जिसे हम ओमेगा डैश पता कर रहे हैं। फाइंड ओमेगा डैश, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पी पॉइंट ब्राइट स्पॉट एट द सर्कमफेरेंस। तो हमने कहा अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि मिरर रोटेटेड बाय डी थीटा, हमने कहा अच्छी बात। तो ब्राइट स्पॉट P रोटेटेड बाय डी थीटा टाइम्स 2, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में देखा था कि अगर मिरर रोटेट करता है थीटा तो ब्राइट स्पॉट रोटेट करता है 2 थीटा। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये बात समझ आ जाए तो एक काम करना कि डी थीटा बाई डी टी करना, तो ये आएगा ओमेगा ऑफ मिरर, और अगर मैं 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी कर दूँ तो ये आएगा ओमेगा ऑफ ब्राइट स्पॉट पी। और तुम देखो ओमेगा ऑफ ब्राइट स्पॉट पी, जिसे हमने ओमेगा डैश कहा है सवाल में, एग्जैक्टली वो 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी है, और डी थीटा बाई डी टी तो हम लोगों ने ओमेगा ऑफ मिरर कहा हुआ है। तो लॉजिकली कितना बन गया? 2 ओमेगा। अगर एंगल डबल घूम रहा है और सेम टाइम में घूम रहा है तो घूमने की वेलोसिटी ऑब्वियसली डबल होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात, अगर मैंने इस पूरी कहानी में इसे सेंटर माना था और ये पूरा जो रेडियस है इस स्फीयर का या सर्कल का आर है, तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे इस पी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो टेंजेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी, आएगी। यहाँ पे इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी होगी, पी पॉइंट की हमने कहा वो भी होगी।
तो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट पे कमेंट करने लग जाऊं तो पी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वी पी इक्वल टू आर ओमेगा है ना। तो ओमेगा, लेकिन ओमेगा ओमेगा नहीं है, ओमेगा ऑफ पी है, क्योंकि वेलोसिटी भी किसकी निकालनी है, पी की, और पी की ओमेगा तो 2 टाइम्स ओमेगा है। तो ये है हमारे पी भाई साहब की लीनियर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये है पी भाई साहब की लीनियर वेलोसिटी। सब खुश कि भैया लीनियर वेलोसिटी, वेरी गुड। ध्यान से समझना, काम की चीज़ है। अब ना एक मिरर दिया गया, ये और ख़तरनाक है। अब इस मिरर पे हमने एक पॉलिश लगाई, फिर एक फिक्स सोर्स से इंसिडेंट रे गिराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई साहब। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे को क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड, यानी सोर्स फिक्स है, ये नहीं घूमेगा। मिरर घूम जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी, लेकिन इंसिडेंट रे जो है वो अपनी जगह पे कायम है, वो नहीं घूमेगी। सब खुश है, ये नॉर्मल बना दिया हमने। ठीक है, अभी भी क्या किया गया कि इस मिरर को बच्चा ओमेगा दिया गया, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिरर के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सामने एक स्क्रीन रख दी गई और कहा गया कि अब स्फेरिकल टाइप की स्क्रीन नहीं है साहब, अब जो है ये सीधी वाली स्क्रीन है। तो हमने कहा सीधी स्क्रीन से क्या होता है, तो तुमने कहा होता कुछ नहीं है, यहाँ का जो ब्राइट स्पॉट होगा जिसे पी कहेंगे, वो अब सर्कल में नहीं घूम रहा है। जैसे जैसे मिरर ऐसे घूमेगा घूमेगा तो मिरर आज यहाँ है, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा। तो लॉजिकली होगा ये इन सब के बाद कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ग्रेजुअली नीचे आने लग जाएगी। तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो ब्राइट स्पॉट है वो इस प्लेनार सरफेस पे स्क्रीन पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो प्लेनार सरफेस नीचे आ रही है, इस नीचे आने वाली पी पॉइंट ब्राइट स्पॉट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, पूछ लो, क्या परेशानी है। और इस दूरी को जहाँ आज के टाइम पे ब्राइट स्पॉट है उसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस ये बनाएंगे। तुमने कहा ये क्या बनाया है, तो ध्यान से देखना, इस सी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर आर्क मैंने ड्रॉ की है जानबूझकर, है ना। ये है सर्कुलर आर्क और उसका रेडियस जो है वो डी के बराबर है। और अगर मुझे पिछला सवाल याद है तो पी पॉइंट पे अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट बनाता तो ये वी डैश होती, और यही सर्कल की टेंजेंट वेलोसिटी जो है वो 2 ओमेगा आर हम लोग निकाल चुके हैं। तो इट वुड बी 2 ओमेगा टाइम्स आर की जगह हमने डी लिख लिया क्योंकि रेडियस डी दी हुई है। अच्छा भाई, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस एंगल को गलती से फाई कह दूं तो ये थीटा है, तो ये मेरे हिसाब से 90 माइनस फाई होगी। तो लॉजिकली ये जो एंगल बच रहा है ये भी तो फाई होगा। पी पॉइंट की असली वेलोसिटी आखिर है कहाँ, तो तुम कहोगे सर पी पॉइंट की वेलोसिटी, एक्चुअली पी पॉइंट तो इस स्क्रीन पे ही चल रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा सर्कल तो आप सोच रहे हैं। तो हमने कहा इसलिए सोचा है कि अगर ये स्क्रीन सीधी ना होती, ऐसी ये सर्कुलर आर्क जैसी होती तो पुराना सवाल होता। उस पुराने सवाल पे जो वेलोसिटी होती सर्कुलर आर्क पे टेंजेंट वो 2 ओमेगा डी होती, और आज की तारीख में जो असली वेलोसिटी है वो तो v है, और इन दोनों के बीच में एंगल फाई है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं v का कॉस फाई कॉम्पोनेंट कर लूँ तो ये एक्चुअली 2 ओमेगा डी ही तो बनने जा रहा है। तो v का फॉर्मूला बनेगा 2 ओमेगा डी बाई कॉस फाई। याद रखना बेटे कि ये सवाल में कंपोनेंट इसी तरह लिए जाते हैं।
कोई बच्चा कहेगा सर आपने ना इस v डैश का कंपोनेंट करते cos फाई तो v आ जाता। तो याद रखना बेटे, ये जो p पॉइंट अगर से पार्टिकल मानो तो एक्चुअली पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सर नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है क्या? नहीं, ये तो फर्जी है। तो याद करो, तुम्हें एक असली कंपोनेंट मिलता था, उस असली के दो अपनी मर्जी के नकली कंपोनेंट करते थे, असली वाला रियल वेक्टर होता था। तो असलियत में पार्टिकल कहाँ जा रहा है? v पे जा रहा है। तो ये असली वेक्टर है और इस असली वेक्टर का एक आपने नकली कंपोनेंट बनाया है। तो v का cos फाई कंपोनेंट 2 ओमेगा डी होगा, ना कि v डैश का cos फाई वाला कंपोनेंट v होगा। तो ये असली वेक्टर है, इसका कंपोनेंट करने पे ये आएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। अब इसी में क्लब करके सवाल कैसे पूछते हैं? सिंपल है, क्लब कर लेंगे और बाद में तुमसे कहेंगे देखो बताओ इसके बारे में। तो हमने कहा अच्छा, देखना ध्यान से। कहा गया कि एक इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ रही है, जिसके कारण से एक रिफ्लेक्टेड रे आपको नज़र आ रही है। हमें दिक्कत भी कोई नहीं, वो तो आएगी। फिर एक नॉर्मल भी तो बनाना था। ये नॉर्मल बनाया हमने। अब देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि आपने मिरर को एक एंगुलर वेलोसिटी दी, या कह देते हैं कि जो एंगल रोटेटेड है डेल्टा थीटा वो कुछ 20 डिग्रीज है, और जो ये इंसिडेंट रे है हमने इस इंसिडेंट रे को भी मोड़ा है और इंश्योर कराया है कि हम इस तरफ इसे मोड़ेंगे 15 डिग्री से। बोलो क्लियर है? ने कहा तो फिर इस बार पूछा गया है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड। रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गई? तो मैंने कहा यार, दो सवाल जो अभी हमने पढ़े थे ये उन दो सवालों को मिक्स करके पूछा गया एक सवाल है। मिरर के घूम जाने पर सेम डायरेक्शन में डबल अमाउंट से घूम जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो दो हिस्से कर लेते हैं इसके, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ड्यू टू मिरर, और अगला पार्ट कर लेते हैं ड्यू टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जितना घूमती है रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही घूमती है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मिरर जितना घूमता है रिफ्लेक्टेड रे उसका डबल घूमती है, बट इन सेम डायरेक्शन। मिरर के बारे में देखो तो थीटा ऑफ मिरर जो है वो 20 डिग्रीज है, तो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसका डबल हो जाएगा 40 डिग्रीज, क्योंकि इसे क्लॉकवाइज घुमाया गया था तो ये भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को देखो तो थीटा ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो 15 डिग्रीज है और वो भी क्लॉकवाइज है। तो इसके कारण से रिफ्लेक्टेड रे का जो थीटा आएगा वो भी 15 डिग्री ही आएगा, मगर वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ तुमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे पहले तो 40 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी और फिर 15 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी। अगर मैं क्लॉक को पॉजिटिव और एंटी क्लॉक को नेगेटिव मानूँ तो मैं कहूँगा थीटा नेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वुड बी 40 का पॉजिटिव और 15 का नेगेटिव। तो मिला जुला के कितना आया बेटा? 25 डिग्री पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड रे इतना मुड़ी। ठीक, बड़ा इजी है, आप डायग्राम बना बना के भी कर सकते हैं। आप इस तरह से मैंने जैसे बताया ऐसे कर सकते हैं, या जिस तरह का आपका मन हो। बहुत आसान है, ईजिली हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है। और बताइए, मान लो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, ज़मीन है एंड वी हैव अ मिरर, और हम अभी इस शंका में हैं कि मिरर छोटा ना पड़ जाए। छोटा मतलब है, मतलब कुछ बातें हैं। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की आंखें यहाँ पर हैं, ये इसका आई लेवल। ठीक, समझ पा रहे हो कहाँ है? ये है आई लेवल। कॉमन सेंस कहता है कि यार इसकी कोई इमेज होगी, और जो इमेज होगी वो डेफिनेटली उतनी ही दूर पर बनेगी जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट मिरर से था। थोड़ा सा इसे पीछे कर लेते हैं, बस कहानी खत्म। इन दोनों को हटा देते हैं। ये लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए थी कि दूरी बराबर हो। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है
यही हमारा ऑब्जेक्ट है और यही हमारा ऑब्जर्वर है, यानी सेल्फ ऑब्जेस्ड आदमी है, अपनी शक्ल प्लेन मिरर में देखना चाहता है। ना सिर्फ अपनी शक्ल देखना चाहता है, ये अपने आप को पूरा देखना चाहता है, मतलब सर से लेके पैर तक। और हम ये पता करना चाहते हैं कि मिरर का कितना साइज़ मिनिमम हमें चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट अपनी ही खुद की इमेज, किसी और की नहीं, अपनी खुद की इमेज पूरी की पूरी देख पाए, सर से लेके पैर तक देख पाए। तो हमने कहा अच्छी बात है, देख लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये उसकी आँखें। सर उसे तब दिखाई देगा जब सर की इमेज से आने वाली रे इसकी आंखों में सीधी चली जाए, और पैर इसे तब दिखाई देंगे जब पैर से आने वाली रे डायरेक्ट इसकी आंखों में पहुंच जाए। भाई जिस जगह को देखना है उस जगह की इमेज से आने वाली रे आंखों में पहुंचनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, मुंडी को अगर देखना है तो मुंडी वाली रे आंखों में पहुंचा दो, पहुंचा दी। ठीक है भैया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। अब ध्यान से देखो, ये रे आई कहाँ से आई है बेटा, ये सर की इमेज से। तो ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ करोगे, सर वाला ही यूज़ करोगे। तो सर वाले ऑब्जेक्ट से रे निकालो और डाल दो, टडिंग टडिंग। अच्छी बात। अब इसे क्या देखना है, सर पैर देखना है, तो पैर वाली रे बना दो। और पैर वाली रे बनाने के बाद ये लीजिए, ये इमेज बन गई। ये रे आई कहाँ से, पैर से आई है। तो जब पैर की ही इमेज से आई है तो ऑब्जेक्ट भी पैर ही रहा होगा, और पैर से रे निकली होगी तो पैर से रे निकाल लीजिए। पैर से रे आई, पैर से रे गई। अब क्या करें, बहुत इजी है। यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बच्चा आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा कहूँ तो ये भी एंगल अल्फ़ा है, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है। और मैं इस एंगल को बीटा कहूँ तो ये एंगल भी तो बीटा है। ने कहा ध्यान से देखो, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे रे पड़ के आंखों में जा रही है और सर दिखाई दे रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट से रे निकलती है, पड़ती है और आंखों में पहुंच जाती है। इसका मतलब ये जो मिरर का हिस्सा है, ये इसके पूरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम कर रहा है। ऊपर वाला होता तो ठीक, ना होता तो ठीक, होता तो ठीक, ना होता तो ठीक, होता तो ठीक, ना होता तो ठीक, क्योंकि उसे दिख तो रहा नहीं। यूज़फुल मिरर तो बस यही है, और जो यूज़फुल मिरर है इसी की हाइट हमें निकालनी है। और ये हाइट जो है वो बेसिकली इस डॉटेड वाली लाइन जो मैंने नॉर्मल बनाए थे इनके बीच की है। तो हमने कहा अच्छा भाई, मान लेते हैं कि ये जो टोटल हाइट है विच इज़ x, और ये जो आँखों के नीचे की हाइट है विच इज़ y। तो वी हैव गॉट टू ट्रायंगल्स, टैंग टैंग टैंग, टिंग डिंग टिंग। ये कॉन्ग्रुएंट है, 90 90, ये साइड कॉमन अल्फ़ा अल्फ़ा। और कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से डायरेक्टली ये बात बोली जा सकती है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट y/2 है। और अगर सेम लॉजिक लगाओगे बच्चा तो ये पार्ट x/2 कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट x + y थी, ये ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट है, तो जो मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने कहा y/2 + x/2 होनी चाहिए, यानी y + x होल डिवाइडेड बाई 2 होनी चाहिए। और y + x तो h है, तो मतलब h/2 होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के अपने साइज़ के आधे साइज़ का मिरर लगेगा तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज पूरी देख पाएगा, चाहे पास से देखे चाहे दूर से। किसी और की इमेज नहीं देखनी है, अपनी इमेज देखनी है, और ऑब्जेक्ट को खुद देखनी है। तो अपने साइज़ का आधा, और वो भी बहुत कॉशियसली अपर हाफ पे लगा होगा,
देख लो अपर हाफ पे लगा है, नीचे नहीं है, तो उसकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हाफ साइज़ का मिरर ज़मीन पे होता तो पूरा इमेज नहीं देख पाता, बहुत ऊपर होता तो भी नहीं देख पाता। सोच कर देखो, अगर ये हाफ साइज़ यहाँ है तो क्या देख पा रहा है, और हाफ साइज़ यहाँ है तो क्या देख पा रहा है। उसकी पोजीशनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि कहाँ पर ये कितना बड़ा मिरर हो, ये भी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो रखा कहाँ हो। समझ पा रहे हो? चलिए साहब, आगे की कुछ बातें करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रास्ता है। देखा, बढ़िया रास्ता, अच्छी बात है। रास्ता ये है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है रोड पर, ठीक है, और एक मिरर है जो यहाँ है। मिरर की जो हाइट है वो लेट्स से 1 मीटर की है, और ये जो रखा है ये भी 1 मीटर पे ही रखा हुआ है, क्योंकि हाफ देने से थोड़ी कैलकुलेशन फंसेगी। और ये 4 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट इस मिरर लाइन से रखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से एक ऑब्जर्वर इस रोड से जा रहा था, और ये मान लीजिए कुछ 6 मीटर है ऑब्जेक्ट से रोड। फॉर व्हाट डिस्टेंस observer can see image in plane mirror, image of O। ओ भाई साहब थे हमारे, ऑब्जेक्ट थे, इनकी इमेज देखनी है इसे, और मिरर के अंदर देखनी है, तो कितनी डिस्टेंस तक वो दिखाई देता रहेगा। तो हमने कहा अच्छा कितनी डिस्टेंस कैसे निकालें, कॉमन सेंस है यार, कि अगर देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही दिखाई देगा, फील्ड ऑफ व्यू के बाहर दिखाई नहीं देगा। तो एक काम करो, नापो साहब कितनी डिस्टेंस है हमारे ये ऑब्जेक्ट की मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस आएगी हमारे इमेज की। तो ऐसे देख लेते हैं, 1 से 0 रख लो यहाँ पे, तो 0 से 3 से थोड़ा कम, तो इधर 3 से थोड़ा कम, मतलब यहाँ है ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपकी इमेज हो गई। लॉजिकली जो बॉटम से रे निकल रही होगी वो ये होगी, और जो टॉप से रे निकल रही होगी वो ये होगी। बच्चा कई बार मुझसे सवाल कहता है कि सर फालतू बातें करते हैं आप, ऑब्जेक्ट से रे निकाली नहीं आपने, इमेज से निकाल दी है। तो हमने कहा अगर ऑब्जेक्ट से नहीं भी निकाली है तो कॉमन सेंस से ऑब्जेक्ट से यहाँ रे पड़ रही होगी, और ऑब्जेक्ट से यहाँ रे पड़ रही होगी, और तभी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के इमेज से पास हो रही होगी। ये तो तय है ना कि रिफ्लेक्टेड रे इमेज से ही पास हो रही हैं, तो इमेज से ही बनाओ ना। और तुम ये जो जोन है, ये जोन ही तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। तो यहाँ से लेके, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो गया है, मैं इसे छोटा कर दूँ क्या पूरे को, ले भाई छोटा हो जा, ऐसा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये वो दूरी है जिस दूरी में फील्ड ऑफ व्यू आती है, ये d है, और यहाँ से इमेज दिखना शुरू होगा ऑब्जर्वर को, यहाँ तक इमेज दिखती रहेगी, क्योंकि इससे पहले फील्ड ऑफ व्यू नहीं है और इसके बाद फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, यही तो है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कह लो या सिमिलर ट्रायंगल कह लो, वो लगाना है। ट्रायंगल कैसे पहचानते हो, ध्यान से देखना। तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा बोलूं तो बस मुझे टैन अल्फ़ा ही तो लगाना है। छोटे वाले ट्रायंगल में जब मैं टैन अल्फ़ा लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, तो मेरी समझ में ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और इमेज की दूरी मिरर से बराबर होती है। तो परपेंडिकुलर 1 आ रहा है और बेस 4 आ रहा है।
अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फ़ा सोचता हूँ तो वो तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देगा कि मैं नेमिंग कर देता हूँ थोड़ा बहुत पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये दूरी x है और अगर मैं टोटल जहाँ तक फील्ड ऑफ व्यू जा रही थी वहाँ तक की दूरी देखूँ बेस से तो y है, तो d का मतलब होगा y माइनस एक्स। तो मैं y और x से निकालना चाहता हूँ, तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी x अपॉन, ध्यान से देखो, तो ये 4 और ये 6, तो ये हो गया 14। तो x की वैल्यू आ गई 14/4, 7/2, 3.5 मीटर x आ गया साहब। तो कोई बच्चा कहेगा यही बकवास तो यहाँ भी लगा सकते थे बड़े ट्रायंगल में। कौन सा? ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। तो ये जो टोटल एंगल है बच्चा, इस टोटल एंगल को कह दो बीटा। तो यहीं से तुम लगाओ बच्चा tan बीटा, और tan बीटा का मतलब परपेंडिकुलर 2 और बेस 4 विच इज़ 1/2। परपेंडिकुलर 2 और बेस 4, और यहाँ देखो परपेंडिकुलर y और बेस को देखो तो 14। तो यही tan बीटा जो है वो y अपॉन 14 होगा। तो y की वैल्यू है 14/2 यानी कि 7, और जो हमारा d था वो तो y माइनस एक्स था, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3.5। तो आंसर इज व्हाट? 3.5 मीटर्स। इतनी डिस्टेंस तक ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देती रहेगी। ऑब्जर्वर की अगर स्पीड दे दी जाए और कहा जाए कि ऑब्जर्वर की स्पीड दे दी गई है, बताइए कि क्या टाइम लगेगा ऑब्जर्वर को कि जब तक वो इमेज को देखता ही रहे। तो आप बस इस दूरी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वेलोसिटी से, सॉरी हाँ मतलब वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। मैं वेलोसिटी निकालने की बात करने लगा। अगर इसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी हो अपने ऑब्जर्वर की, तो टाइम फॉर विच ऑब्जर्वर वॉचेस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज d/v। कितनी दूरी तक इमेज दिखी अपॉन कितनी स्पीड से चल रहे थे। लॉजिकली डिस्टेंस टाइम वाला फंडा है, नथिंग स्पेशल, उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जो तुमसे डील ना हो, है ना। ठीक, ये एक छोटी सी बात थी। फील्ड ऑफ व्यू का ही कमाल है, ये सिंपल सवाल है। फील्ड ऑफ व्यू का ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक सवाल और करेंगे हम। कौन सा सवाल करना है? मानो कि ये एक रास्ता है, हमने कहा ठीक है रास्ता है, अच्छी बात है, और यहाँ पर कहीं हमारे लिए एक मिरर है इस तरह का, और ये पूरा रास्ता है। इस तरह से, और ये जो चीज़ है ये मिरर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बोल रहा हूँ, देखते रहना तुम्हें अच्छा लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और ये आगे जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, और ये कह रहा है कि मुझे अपने आप को देखना है, ठीक, और इस v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। ये है 10 मीटर का इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये है 4 मीटर का मिरर। और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया है, इस ऑब्जेक्ट को बच्चा पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लो, बड़ा नहीं, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। सवाल क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट कैन सी इमेज ऑफ इटसेल्फ, अपनी ही इमेज कितनी देर तक देख सकता है। तो मुझे ये सवाल समझ में आया कि सर फील्ड ऑफ व्यू का है, फील्ड ऑफ व्यू में आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। शुरुआत यहाँ से की गई है, मिरर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रे डालिए तो अच्छा लगेगा। अपनी इमेज आज तो दिख रही है, और जब इस मिरर के पैरेलल तक पहुँच जाओगे तब तक भाई साहब ये आप अपनी इमेज देखते रहोगे।
क्योंकि रे ऐसे जा रही होगी, मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, वापस आ रही है, एंड यू जस्ट कैन सी योर इमेज। पर जैसे ही इसको पी पॉइंट कहते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को पार करेगा, लेट से यहाँ आ गया किसी क्यू पॉइंट पे, तो मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होके जाने वाली है, ऑब्जेक्ट से रे निकली तो नीचे ही जाएगी लॉजिकली। अगर टॉप मोस्ट पे भी डाल लो तो भी वो रे नीचे ही जाने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑब्जर्वर जब ऊपर निकल लिया का मतलब इस पी पॉइंट से आगे चला गया, तो उससे निकलने वाली रेस तो नीचे जाने लग गई। मैं कहाँ जाने तो लग गई। इसका मतलब ऑब्जर्वर अपनी खुद की इमेज इस मिरर में सिर्फ इस जोन में ही देख पा रहा था जब रे परपेंडिकुलर पड़ के उसकी आंखों में आ जा रही थी। तो यानी कि 4 मीटर वो दूरी है जितनी दूरी तक इसे अपनी इमेज को दिखती रहेगी, उसका बियॉन्ड तो दिखने से रही। तो जो टाइम लगेगा वो कितनी देर तक कितनी डिस्टेंस तक अपनी इमेज देखी डिवाइडेड बाय स्पीड होगा। तो यानी आंसर आएगा 2 सेकेंड। ऑब्जर्वर अपनी इमेज खुद 2 सेकेंड तक देख पाएगा। अच्छा सवाल था, सोचने वाला था। ठीक, बढ़िया है, अच्छा सवाल है। ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन हो गया बेटा। फील्ड ऑफ व्यू के ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसमें कोई बहुत चमत्कार का विषय नहीं है। क्या किया जाए? डेविएशन के विषय में चर्चा की जाए और इंक्लाइंड मिरर के बारे में बात की जाए और पैरेलल मिरर जो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं उनकी चर्चा की जाए। तो डिस्कशन का इशू जो है वो बदलता है, थोड़ा सा एजेंडा बदलते हैं। फील्ड ऑफ व्यू के और सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा एक जैसा होता है ना। क्वेश्चंस आप करिए और ना आए तो आप कमेंट लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस भी करा देंगे, डोंट वरी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। पैरेलल प्लेन मिरर्स। अब हम लोग के पास 2 प्लेन मिरर्स हैं और 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। कैसी बनेगी इमेज, कितनी बनेगी इमेज, हर इमेज के पीछे कितने सोर्सेज होंगे, इसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो ये करेंगे बेटा अगले लेक्चर में। ये लेक्चर इतना ही छोटा रखते हैं और आज के दिन ही दूसरा लेक्चर फिर से आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ मिरर्स 2, 3, 4 लगाकर कितनी इमेजेस दिखाई देती हैं, पैरेलल और इंक्लिनेशन करने पर कैसे इमेजेस दिखाई देती हैं, सारा डिस्कशन जो है वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। वो सारा कंटेंट जो है, एक जैसा कंटेंट वो एक साथ होना चाहिए।